विविधा। विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को यूनुस खान और ममता सिंह का नमस्कार। ममता जी, पानी की बहुत कमी होती चली जा रही है दुनिया में, आपको कुछ पता है क्या? जी बिल्कुल पता है, पानी की कमी हो रही है और इस ओर हम सब सजग भी हैं, लोगों को भी आगाह करने की कोशिश करते हैं। बारिश का 60% पानी सही भंडारण की कमी के कारण समुद्र में चला जाता है। अरे भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने आसपास जो काम करते हैं, गाड़ियां धोने, पौधों में पानी देने, फर्श छत धोने, ब्रश या शेव करते हुए नल खुला छोड़ देने से भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है और हमें एहसास तक नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो नल खुला छोड़ने की बात आपने कही है, कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नल ठीक नहीं होते, खराब होते हैं, तो बूंद बूंद दिन भर पानी टपकता रहता है। एक बात मुझे याद आ गई, एक बहुत ही मशहूर साहित्यकार और कार्टूनिस्ट हैं आबिद सूरती। बिल्कुल, आबिद सूरती। उन्होंने ड्रॉप डेड फाउंडेशन की शुरुआत की है। मुंबई के पास मीरा रोड नाम का एक उपनगर है जहां पर आबिद सूरती घर घर में जाते हैं और देखते हैं कि किसी के घर की टूटी टपक तो नहीं रही है। फिर वो अपने औजारों से या सहायक साथ में ले जाते हैं जो तुरंत टूटी का वॉशर चेंज कर देता है और इस तरह से पानी की बचत करने का काम करते हैं आबिद सूरती साहब। इसके बावजूद यूनुस जी, जब वो कहीं अनजान जगहों पर जब कभी बेल बजाया और जब ये बात बताई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये नल सुधारने के लिए आए हुए हैं। तो लोग भरोसा नहीं करते, भाई आप खुद नहीं सुधारते तो जो लोग आए हैं आपकी मदद करने, उनका खुले दिल से स्वागत करिए। और एक बात ये बता दें कि एक बार शावर से नहाने पर 18 लीटर पानी बेकार हो जाता है, जाया हो जाता है। अगर 5 मिनट से ज्यादा नल खुला छोड़ा तो 18 से 37 लीटर पानी जाया होता है। और एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस, एक बहुत आम आदत है कि ब्रश करते वक्त नल खुला छोड़ दिया और बस आराम से ब्रश किए जा रहे हैं। ऐसे में 24 लीटर तक पानी एक व्यक्ति के ब्रश करने में वेस्ट होता है। और अगर घर, आंगन, चौका, ये जो गार्डन है और गाड़ी, ये सब साफ सफाई की तो 570 लीटर पानी हम बहा डालते हैं। इसी तरह से जो रसोई घर में पानी बहुत बर्बाद होता है, दाल धोने में, सब्जियां धोने में, चावल धोने में, तो जो ये सब्जियां धोने और चावल धोने का पानी होता है उसे भगोने में इकट्ठा करके पौधों में डाल दें तो उस पानी का बचत होता है। ममता जी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस आता है। इसी मौके पर हमने ये सारी बातें की कि दुनिया में पानी बचा रहे और कितने ऐसे इलाके हैं रेगिस्तान के और भारत के अंदरूनी इलाकों की जहां महिलाएं कई मील दूर तक पानी के लिए जाती हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए। कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि अपने आसपास की उन चीजों पर ध्यान दीजिए जहां से वाटर वेस्टेज हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। इसीलिए हम ये गाना सुनवा रहे हैं फिल्म पहेली का कि जब बारिश होने लगती है, जब पहली बारिश लगती है तो लागा रे चल लागा, कैसे खुशी और मुस्कान दौड़ पड़ती है। मतलब ये कि गाना सुनते वक्त इस बात का एहसास रहे कि ये जो पानी के लिए गानों में खुशी है ये कायम रहे, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम पानी की बचत करें। बिल्कुल, सुनते हैं। लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा, जमी की गोद भरी रे लागे हरी, कलसी भरी और ताल भरे और गोरिया के नैना, लागा रे जल लागा, बरसा रे जल बरसा। बात बात पर झूल झूल के फूल बजावे तालियां, बेर बेर माटी का ढेर बोले सबूर खोले सबेर की लालियां।
जन्मा है, माटी के बदन से एक और पल जन्मा है, समय की घुर्नी से नया कल जन्मा है। पल जन्मा रे जल जन्मा, पल जन्मा रे जल जन्मा, देखभाल कर आजकल पर लागा रे लागा, लागा रे जल लागा, लागा रे जल लागा। ममता जी, पहेली फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना और अब मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। ओहो पहेली के नाम से तो घबराहट होती है, क्योंकि पहेली यानी सवाल, सवाल मतलब जवाब, तो परीक्षा के दिन याद आने लगते हैं कि अभी पता नहीं कौन सी परीक्षा होने वाली है। बहरहाल चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं। पूछिए कौन सी पहेली आप पूछ रहे हैं। बहुत आसान सी पहेली है। आप ये बताइए कि शहनाई का दूसरा नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब ये तो बहुत आसान सी बात थी, आपने तुरंत ही बूझ लिया। एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की जो खासियत थी वो ये कि भारत में कोई राष्ट्रीय पर्व उनकी शहनाई के वादन के बिना नहीं होता, बल्कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार ये था कि लाल किले पर आजादी के जश्न के वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई बजे। तो उन्होंने अपने जॉइंट सेक्रेटरी बदरुद्दीन तैयब जी से ये कहा कि उस्ताद जी के यहाँ आने की व्यवस्था की जाए, और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के जश्न के समय उन्होंने शहनाई बजाई। फिर जब भारत की आज़ादी को 50 बरस हो गए तब भी लाल किले से शहनाई उनकी बजी, और बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई यानी बस एक दिव्य स्वर है। और आज भी जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को जब मनाते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जरूर पेश करते हैं विविध भारती के स्टूडियो से। बहरहाल यूनुस जी, हम आपको एक किस्सा बताते हैं। जरूर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक बार शिकागो गए संगीत सिखाने के लिए। उनसे संगीत सिखाने के लिए लोगों ने आग्रह किया कि आप यहाँ पर संगीत सिखाएं, और इसके जवाब में उन्होंने कुछ नानुकुर की। तो वहाँ के लोगों ने कहा, आप घबराइए मत उस्ताद साहब, हम आपको बाकायदा यहाँ भी बनारस जैसा माहौल देंगे और परिवार के सदस्यों को भी आप मिस नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मियाँ वो मेरी गंगा कहाँ से लाओगे? क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी को बनारस की गलियों से और गंगा के तट से बहुत ज्यादा प्यार था, और उन्होंने जो शहनाई है उसको बनारस की गलियों से निकालकर विश्व पटल तक पहुंचाया था। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के टुकड़े हैं। हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो शहनाई को समर्पित है। फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई। बादल घिर घिर आए, पापी पपीहारा गाए, कैसे बस में रहे मेरी जान रे। घड़ियों में अखियां लड़ी हैं,
महीने सावन की झड़ी है। एक पल मुखड़ा देखा जा, दिल का दुखड़ा मिटा जा, तुझ बिन सुना सुना मेरा है जहान रे। तेरी शहनाई बोले, सुन के दिल मेरा डोले, जुल्मी काहे को सुनाए ऐसी तान रे। 21 मार्च को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की याद का दिन होता है और इसलिए हमने विविधा कार्यक्रम में उन्हें याद किया और अपने संग्रहालय से निकालकर पेश किया एक शहनाई गीत। यूनुस जी, विविधा कार्यक्रम जैसा कि नाम ही है विविधा, मतलब विविध रंगी कार्यक्रम। इसमें बहुत सारी सामग्री हम विविध भारती के संग्रहालय से खोजबीन कर ले आते हैं श्रोताओं के लिए, खासतौर पर तोहफे के रूप में। तो आज हम श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती, प्रसारित कर रहे हैं आज के विविधा कार्यक्रम में। तो चलिए सुनते हैं मार्च के महीने की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में। बधाइयां, बधाइयां और बधाइयां। आज के चित्र भारती कार्यक्रम की शुरुआत एक शुभ समाचार से। 2023 के 95th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के लिए खुशियां लेकर आए हैं। कार्तिकी गोंजाल्विस निर्देशित तमिल वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्परर को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला है और एस राजामौली की बहुचर्चित एवं सफल फिल्म RRR की गीत नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गीतकार चंद्रा बोस और संगीतकार MM किरवानी के साथ साथ पूरी क्रिएटिव टीम का हार्दिक अभिनंदन। आज आप सुनेंगे संपादकीय, एक परिपूर्ण कलाकार लेखक निर्देशक सई परांजपे और 23 मार्च शहीद दिवस पर बनी फिल्में। लघु रूपक अभिनेता से निर्माता शशि कपूर की प्रयोग धर्मी गाथा। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इसमें संगीतकार SN त्रिपाठी की बातें। और अंत में स्मृति शेष, लेखक निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक। संपादकीय। श्रोताओं, 70 के दशक में जब व्यावसायिकता के नाम पर मसाला फिल्मों का दौर चल रहा था, फिल्म उद्योग में महिला निर्देशक न के बराबर थीं। समांतर सिनेमा का उदय हो चुका था। तब अपनी एक विशेष पहचान बनाई लेखक निर्देशक सई परांजपे ने। उनकी फिल्मों में अक्सर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता था या कम होता था। उनकी कहानी के पात्रों के संवाद सीधे दर्शकों के दिल में उतर जाते और उन्हें बांधे रखते। कहानी कहने का एक निराला ही ढंग है सई परांजपे का। 19 मार्च 1938 को मुंबई में जन्मी सई परांजपे के पिता योरा स्लेब्ज़ॉफ रूसी थे, चित्रकार थे, और मां शकुंतला परांजपे 30 और 40 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री। मां से कहानियां सुन सुनकर बचपन में ही उन्हें कहानियां बुनने का शौक लगा और केवल 8 बरस की आयु में बच्चों के लिए मराठी में उन्होंने कहानियों की किताब लिख डाली।
यूनिवर्सिटी पहुंचने तक सई परांजपे मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में बच्चों के लिए ही नहीं, वयस्कों के लिए भी कहानियां और नाटक लिख चुकी थीं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिप्लोमा लेने के बाद मराठी रंगमंच पर काफी सक्रिय रहीं सई परांजपे। उनके प्रोफेशनल करियर की शुरुआत आकाशवाणी पुणे में उद्घोषिका के रूप में हुई और वहां बाल विभाग से उनका जुड़ाव रहा। दिल्ली दूरदर्शन में निर्माता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। सई परांजपे द्वारा बनाई गई पहली टेलीफिल्म थी द लिटिल टी शॉप, जिसे एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन अवार्ड प्राप्त हुआ था 1972 में। 70 के दशक में सई परांजपे 2 बार CFSI यानी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष रहीं। इस दौरान उन्होंने 4 बाल फिल्में बनाई, जिनमें उल्लेखनीय है 1974 की पुरस्कार प्राप्त फिल्म जादू का शंख और 1976 की फिल्म सिकंदर। सई परांजपे की पहली फीचर फिल्म 1980 में रिलीज हुई स्पर्श, जिसे 27वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वोत्कृष्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला नसीरुद्दीन शाह को और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया निर्देशक सई परांजपे को। तो आप हैं मिसेस प्रसाद, बड़ी खुशी की बात है, आपने अपना इरादा बदल दिया। क्यों? सच है, आप सब कुछ जानते हैं। ये नहीं जानता कि आपने अपना इरादा बदलने में इतना वक्त क्यों लिया। कुछ पर्सनल बात है? तो फिर इरादा बदला कैसे? कुछ चेहरे, कुछ मोमबत्तियां, कुछ स्पर्श। आप हफ्ते में कितने दिन आ सकेंगी? 7। वाकई? बहुत खूब। आप बच्चों को गाने सिखाएंगी? गाने, कहानियां, नाटक, हैंडीक्राफ्ट सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा। आप ही बताइए इसमें से क्या सिखाएं। मैं यही चाहूंगी बेचारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। देखिए, एक छोटी सी अर्ज है, एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा होगा। बेचारा। हमें मदद चाहिए, तरस नहीं। यहाँ के बच्चों की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी जरूर है, लेकिन उस कमी का बार बार एहसास दिलाने से कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि जिंदगी में फिर भी उम्मीद है। लेकिन ये मत भूलिए कि अगर आप उन्हें कुछ देंगी तो वो भी आपको बहुत कुछ देंगे। किसी का किसी पर एहसान नहीं, कोई बेचारा नहीं। सभी के अंतस को गहराई तक स्पर्श करती समांतर सिनेमा की तर्ज पर बनी इस फिल्म के बाद अगले 2 वर्षों में सई परांजपे ने 2 कॉमेडी फिल्में दर्शकों की नजर की, जिन्हें खूब सराहना और व्यावसायिक सफलता भी मिली। 1981 में आई चश्मे बद्दू। प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लब लामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किस्से की बात नहीं है। बात न कुछ कहने की, 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 तो क्या गुमसुम रहने की। प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लब लामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किस्से की बात नहीं। और 1982 में आई थी फिल्म कथा, जो खरगोश और कछुए की सुपरिचित कहानी पर आधारित थी। क्या हुआ, 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 क्या हुआ। अपने ही अंगना में, अपने ही अंगना में छोटी फूल झड़ियाँ, छोटी फूल झड़ियाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। क्या हुआ, ये सभी जान गए थे कि लेखक निर्देशक सई परांजपे का कहानी कहने का अंदाज ही कुछ अलग है। सई परांजपे की फिल्मों के पात्र हमारे आसपास ही देखने को मिल जाते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को भा जाते हैं। दूरदर्शन के लिए उनके द्वारा बनाए गए धारावाहिक इसी के प्रमाण हैं। अड़ोस पड़ोस 1984 और छोटे बड़े 1985। फिल्में और धारावाहिक के निर्माण के साथ साथ सई परांजपे मराठी रंगमंच पर भी सक्रिय रहीं। आगे राष्ट्र विकास के कार्यक्रमों से जुड़ी फिल्में बनाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया, जो उन्होंने बखूबी निभाया। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 1988 में जो फिल्म बनाई
शीर्षक था अंगूठा छाप। स्थलांतरित कामगारों की अवस्था को उजागर करती फिल्म 1990 में आई दिशा, और वन भूमि तथा वनवासियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जो फिल्म उन्होंने बनाई 1993 में पपीहा। झिमर झिमर झिली झिली चिरपिट्टी मिली रे मिली, झिमर झिमर झिली झिली चिरपिट्टी मिली रे मिली। वर्ष 1997। एक बार फिर सई परांजपे ने अपना रुख फीचर फिल्मों की ओर किया। सिने प्रेमियों के हिस्से आई एक बेहतरीन फिल्म साज। बादल चांदी बरसाए, झुम 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 झुम, बूंदों का साज बजाए, रुम झुम रुम झुम झुम। बादल चांदी बरसाए, बूंदों का साज बजाए, पानी अपनी पायल धरती पर झनकाए, रुम झुम 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 झुम। बादल चांदी बरसाए। डॉक्यूमेंट्री की दुनिया में भी सई परांजपे ने अपना सिक्का जमाया है। उनके द्वारा निर्मित वृत्त चित्रों में प्रमुख हैं हेल्पिंग हैंड, टॉकिंग बुक्स, कैप्टन लक्ष्मी, वारणा ऑर्केस्ट्रा और पंकज मलिक। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में महिलाओं द्वारा चलाए गए शराब विरोधी आंदोलन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई 1993 में चूड़ियां, जिसे सामाजिक सरोकार पर बनी सर्वोत्कृष्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नाटक हो या फीचर फिल्म, वृत्तचित्र हो या धारावाहिक, सीधे साधे सरल शब्दों में अपनी कथा कहकर दर्शकों के मन को स्पर्श करने वाली लेखक निर्देशक सई परांजपे की कला यात्रा कला प्रेमियों को मिला एक अनमोल साज है। उनकी रचनात्मकता को हमारा सलाम। आगामी 19 मार्च को सई परांजपे अपने जीवन के 85 वर्ष पूर्ण कर रही हैं। हम उनके स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु की कामना करते हैं। उड़े बादलों में बला हसरतें, परिंदों सी छुआएं बेहद हदें, हवाओं को इतनी इजाजत न दो, हवाओं को इतनी इजाजत न दो कि औरों का भी सब्र तौबा करो। ये किनारा मेरा आईना मान लो, हर लहर से मेरी आरज़ू जान लो, इस नदी संपादकीय में अब शहीद दिवस पर बनी फिल्मों की बात। शहीद भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी दी थी। हम जानते हैं भगत सिंह के विचार आज भी जिंदा हैं। अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। हिंदी फिल्म जगत में उनके जीवन और शहादत पर आधारित 7 फिल्में बन चुकी हैं और 7 अभिनेताओं ने शहीद भगत सिंह का किरदार निभाया है। भगत सिंह के शहीद होने के 23 साल बाद उन पर फिल्म बनी, नाम था शहीद आजम भगत सिंह। निर्देशक थे जगदीश गौतम। भगत सिंह का रोल किया था अभिनेता प्रेम अदीब ने। अन्य मुख्य भूमिकाओं में थे स्मृति विश्वास और जयराज। इसके 9 सालों बाद 1963 में फिल्म आई शहीद भगत सिंह, जिसमें भगत सिंह का किरदार निभाया शम्मी कपूर ने। अभिनेता मनोज कुमार ने साल 1965 में आई फिल्म शहीद में भगत सिंह की भूमिका कर स्वतंत्रता संग्राम को पर्दे पर जिंदा कर दिया था।
भगत सिंह के जीवन पर बनी ये फिल्म देशभक्ति की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सन 2002 में भगत सिंह के जीवन पर बनी 3 फिल्में आईं। 23 मार्च 1931 शहीद और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ये दोनों फिल्में 7 जून 2002 को प्रदर्शित हुई और उससे पहले 31 मई 2002 को रिलीज हुई फिल्म शहीद आजम। शहीद आजम में भगत सिंह का पात्र पर्दे पर जिंदा किया सोनू सूद ने। 23 मार्च 1931 शहीद, इस फिल्म में भगत सिंह बने बॉबी देओल और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह की भूमिका में थे अजय देवगन। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। सन 2006 में आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में भगत सिंह के रोल में दिखाई दिए सिद्धार्थ, और इस फिल्म से उनका संवाद काफी प्रचलित हुआ। पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। ये था संपादकीय चित्रभारती में। अब सुनिए लघु रूपक, अभिनेता से निर्माता शशि कपूर की प्रयोगधर्मी गाथा। दोस्तों, कपूर खानदान में जन्मे बलबीर राज कपूर, जिन्हें हम शशि कपूर के नाम से जानते हैं, इनके 2 रूप हैं। पहला रूप अभिनेता का और दूसरा निर्माता का। अभिनेता के रूप में 116 फिल्मों में कभी मुख्य नायक तो कभी सहनायक के रूप में हमने पर्दे पर उन्हें देखा। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। निर्माता शशि कपूर की छवि बिल्कुल अलग है। शशि कपूर के प्रोडक्शन हाउस फिल्म वालाज इंटरनेशनल की पहली फिल्म 1978 में आई जुनून। निर्देशक थे श्याम बेनेगल। फिर आई तारी घटा मत वारी, सावन की आई बहार रे। बेला चमेली की कलियां चटक गई, बेला चमेली की कलियां चटक गई। महकत बन की बयार रे, महकत बन की बयार रे। सावन की आई बहार रे, सावन की आई बहार रे। अपनी पहली ही फिल्म से निर्माता शशि कपूर ने अपनी प्रयोगधर्मिता सिद्ध कर दी। फिल्म वालाज के बैनर में अगली फिल्म का निर्माण हुआ 1981 में कलयुग। निर्देशक फिर एक बार श्याम बेनेगल।
इसी वर्ष शशि कपूर ने एक और फिल्म का निर्माण किया, 36 चौरंगी लेन। राइटर डायरेक्टर अपर्णा सेन। हालांकि फिल्म के संवाद अंग्रेजी और बंगाली में थे। फिल्म के कलाकार जेनिफर कैंडल, देवश्री रॉय, धृतिमान चैटर्जी। अपर्णा सेन के निर्देशन में फिल्म का संदेश दर्शकों तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल हुए हैं। Merry Christmas, Miss Donham. Merry Christmas, my child. What you doing here? Nothing. Just walking. With nothing to do. Holidays. Lovely out in the morning, isn't it? Oh, let me introduce you. Shomarish Moitro. My friend. Shomarish, this is Miss Donham. She used to teach us Shakespeare in school. Merry Christmas. Merry Christmas, Mr. Moitra. Mr. Moitro? Really, Miss Donham? Just call him Shomarish. Well, I wasn't sure. Some people... Anyway, where you are going now? Nowhere in particular. Then why don't you all come over to my place and have some coffee with me? Today? Do come, Mr. Moitra. I mean... Shomarish. Samarish. Well, thank you. That's very kind of you. No, it's a pleasure. It's a pleasure. फिल्मवालाज इंटरनेशनल के परचम तले अगली फिल्म 1982 में बनी विजेता। इस बार निर्देशक थे गोविंद निहलानी। आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। जब मेरा काम कुछ ठीक ठाक होने लगा और फिल्मों में यश कमाया मैंने, तो कुछ अंदर ऐसी कुछ फीलिंग हो रही थी कि मैं कुछ काम वाम ठीक से कर नहीं रहा और कुछ फ्रस्ट्रेशन सा आ गया था। तो फिर मेरी बीवी साहबा जेनिफर ने सजेस्ट किया था कि भाई ऐसा करें कि यू मेक द फिल्म यू वांट टू मेक, आप वो तस्वीर बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। तो उस साल हमने एक तो अच्छा काम किया, पृथ्वी थिएटर्स बनाया, और दूसरा जो अच्छा काम किया वो एक फिल्म कंपनी खोली फिल्मवालाज के नाम से। निर्माता के रूप में शशि कपूर की प्रायोगिकता अपने चरम पर थी जब उन्होंने फिल्म उत्सव का निर्माण किया। राजा शूद्रक रचित संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम पर आधारित फिल्म बनाना वाकई बहुत ही दीगर कार्य था। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। निर्देशन संभाला गिरीश कार्नाड ने। संवाद लिखे साहित्यकार शरद जोशी ने। गीतों की रचना वसंत देव ने की और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राजा शूद्रक का काल ईसा पूर्व दूसरी सदी का माना जाता है। सदियों पहले लिखे गए इस नाटक ने 20वीं सदी के दर्शकों को न केवल आकर्षित किया, उनका भरपूर मनोरंजन भी किया। शशि कपूर ने एक फैंटेसी फिल्म का निर्माण भी किया है। 1991 की यह फिल्म थी अजूबा।
स्वयं शशि कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारत में अपेक्षाकृत कम सफलता मिली, मगर विदेशों में इसे बेहद पसंद किया गया। निर्माता बनने से पहले अपनी पत्नी जेनिफर से उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे फिल्म हरगिज नहीं बनाऊंगा जिसमें हीरो हीरोइन के पीछे भागता हुआ गीत गाता फिरता हो। तब जेनिफर ने कहा था, तो वैसी फिल्में बनाओ जैसे तुम बनाना चाहते हो। वाकई फिल्म वालास की हर फिल्म में निर्माता के रूप में शशि कपूर की अलग सोच झलकती है। चित्र भारती में अब रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। श्रोताओं, आज बातें होंगी संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी की। बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, प्यार करो रुत प्यार किया रे, भंवरों से कहती है कलियां खुदी हो। 14 मार्च 1913 को जन्मे श्रीनाथ त्रिपाठी अर्थात एस.एन. त्रिपाठी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्य रूप से संगीतकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं। इसके अलावा वो एक मंजे हुए अभिनेता, लेखक और निर्देशक भी थे। आइए आपको सुनवाते हैं एस.एन. त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम के संपादित अंश। प्रिय फौजी भाइयों, लीजिए, मैं आपके सामने आ गया। आपने दर्शक बनकर फिल्मों में मुझे अलग अलग रूपों में देखा होगा, किंतु इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज जयमाला कार्यक्रम के माध्यम से मुझे आप श्रोता बनकर सुन रहे हैं। मुझे सुनना तो एक बहाना मात्र है। दरअसल आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किए उन संगीतमय गीतों को सुनने जा रहे हैं जो आप सबके मनोरंजन के लिए चुने गए हैं। वैसे तो मुख्यतः मैं शुद्ध भारतीय संगीत कला का सेवक हूं, परंतु फिल्म के माध्यम से अपना संगीत प्रस्तुत करने के लिए जिन फिल्मों के कथा एवं संवाद मेरे लिखे हुए होते हैं या जिन फिल्मों का निर्देशन मेरा ही होता है, उसकी संगीत रचना की बात ही कुछ और होती है। उदाहरण स्वरूप मेरी रानी रूपमती फिल्म का एक गीत सुनिए। जीवन के बिना का तार बोले, सांसों में सुर का सिंगार बोले, हृदय की धड़कन में प्यार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, हो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। 28 मार्च 1988 को ये हरफन मौला कलाकार इस नश्वर जगत से अनंत की यात्रा को निकल पड़ा। उनकी यादों को विनम्र नमन। और अब चित्र भारती में स्मृति शेष। श्रोताओं, विविध भारती के इस अंक की तैयारी चल रही थी कि तभी ये मनहूस खबर आई। 9 मार्च को जाने माने निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, लेखक सतीश कौशिक नहीं रहे। सबकी आंखों में फरियाद है, सबके दिल में तेरी याद है। तू नहीं है, तेरी प्रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी अपने कॉमेडी किरदारों के लिए रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं और वादा जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए, जाने भी दो यारों जैसी क्लासिक कॉमेडी फिल्म के संवाद लेखन के लिए सतीश कौशिक हमेशा याद किए जाएंगे। मेरा नाम है कैलेंडर। क्या है? मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बॉल मांगो भैया हाथ जरा जोर के।
सतीश कौशिक की स्मृतियों को शत शत नमन। तो ये था चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर जयंत पात्रेकर, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। ये था मार्च महीने का राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अंक, जिसे हमने विविधा में खास तौर पर आपके लिए पेश किया। और यूनुस जी, सुरीली सी मीठी सी आवाज है, चाशनी जैसी शीरीं सी। अब अगर शब्दों में हम बयां करने लगेंगे तो उपमान कम पड़ जाएंगे। और ये बता दें श्रोताओं को कि 6 बरस की छोटी सी अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता से पहली बार गाया था। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुंबई के फिल्म उद्योग में जो उनका सफर है वो फिल्म पायल की झनकार के जरिए शुरू हुआ। और उसके बाद जो नाम उन्हें मिला वो मिला एक ऐसे गाने के लिए जिसका मेल वर्जन अमिताभ बच्चन ने गाया था और फीमेल वर्जन गाया था अलका याग्निक ने। फिल्म थी 1981 में आई लावारिस। एक अंश सुन लिया जाए। जी बिल्कुल। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अलका याग्निक की जो कामयाबी और लोकप्रियता का चढ़ाव था वो फिल्म तेजाब के इस गाने के जरिए शुरू हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आए बहार। और ये भी बताना जरूरी है कि अलका याग्निक को सन 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। फिल्म थी हम है राही प्यार के। और इसके अलावा फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था सन 1998 में। अलका याग्निक के लिए अवार्ड्स की कोई कमी नहीं रही। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं और उसके अलावा देश विदेश के बहुत सारे पुरस्कार। बहुत बरस पहले अलका याग्निक के घर जाकर हमने उनसे बातचीत की थी और इस बातचीत का एक छोटा सा अंश यहाँ पेश कर रहे हैं, उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हुए। सुनने वाले को मेरा नमस्कार। रेडियो से मेरा नाता बचपन से रहा है, 5 साल की उम्र से जी। और लिंक तो बना ही रहता है, चाहे हम रेडियो पर इंटरव्यू दें या बात करें, क्योंकि गाने हमारे रेडियो के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंचते हैं। काफी लंबा सफर तय हुआ है, पर मुझे तो आज भी जब भी कोई गाना गाती हूँ, जब भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, मुझे हर गाना लगता है मेरा पहला गाना है। और उसी तरह का पैशन मेरा जो है म्यूजिक में अभी भी है, तो आशा करती हूँ ये रहे हमेशा। अच्छा, ये बताएं कि क्या राज है आपकी आवाज की मिठास का? ये बात मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से पूछ रहा हूँ, सब जानना चाहते हैं। इसका राज तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये उन्हीं की देन है, भगवान की देन है। आवाज जो होती है वो तो भगवान की देन होती है। बाकी आप कैसे सीखते हैं, कितना रियाज करते हैं, क्या क्लासिकल सीखते हैं, आप उसको पॉलिश करना, अपनी गायकी को पॉलिश करना, वो अपने हाथ में है। और मैंने संगीत की तालीम मेनली अपनी मम्मी से ली है, क्योंकि वो खुद एक शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं जी। लेकिन आवाज की जो क्वालिटी है, जो टोन है, वो तो ऊपर वाले की देन होती है। किस तरह की मेहनत छिपी हुई है आपके इस सफर में? कितना संघर्ष आपने किया है मेंटली इस पूरे मेरा दौर में? संघर्ष मैं कहूँगी इस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा। जैसे कि बहुत से कलाकार कहते हैं कि वो आए जब बॉम्बे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए मतलब कोई रोटी कपड़ा और मकान जो यहाँ की जो सबसे बर्निंग इशू है, कहानियां होती हैं संघर्ष की। वो उस तरह का कोई संघर्ष नहीं रहा मेरी तरफ, मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत वेल टू डू थे
इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे साथ। मतलब कलकत्ता से मुझे बॉम्बे लाना और मेरे साथ रहना, हमेशा मुझे पूरी तरह से गाइड करना, सहारा देना हर तरह से। तो इस तरह की कोई संघर्ष नहीं रहा। मेरा संघर्ष जो रहा है वो अपनी सिंगिंग के साथ ही, जो मैं कह सकती हूँ संघर्ष रहा क्रिएटिविटी है। का संघर्ष है। क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया, मैं फिल्मों में, तब मेरी एक तो बहुत कच्ची उम्र थी, आवाज़ भी कच्ची थी, और मैं यूँ कह सकती हूँ कि जब मैं आई थी तब बहुत तैयारी नहीं थी मेरे गले में। तो मुझे वो उसको और लोगों ने ये कहना शुरू किया, शुरू में जब लावारिस का गाना पॉपुलर हुआ था मेरे अंगने में, बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ शी इज़ अ फ्लूक, और ऐसे ही लकी है गाना चल गया उसका, बट कोई खास गायिका, मतलब गायकी नहीं है उनकी। तो उस चीज़ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेहनत करके ये साबित करने के लिए कि आई एम नॉट अ फ्लूक, कि मैं वो वन सॉन्ग वंडर नहीं हूँ, या मैं आई गई एक कोई हवा का झोंका नहीं हूँ। मैं आई हूँ यहाँ रहने के लिए, और बस इस मामले में मुझे संघर्ष करना पड़ा। अलका जी, जिस दौर में आप आई हैं, मतलब लेट 70s 80s की स्टार्ट में समझ लीजिए, लगभग 80 को मैं अगर जब 25 साल बोलती तो मैं 80 पकड़ के, क्योंकि एक प्रॉपर जो एक सिंगिंग शुरू की मैंने फिल्मों में, उसके पहले तो नहीं थी, 80 से ही कह सकते हैं। उस दौर में बहुत दिग्गज नाम इंडस्ट्री में थे, म्यूजिक की दुनिया में, और बहुत मुश्किल था इस तरह से, एक तरह से ये था कि इस दुनिया में घुसना बहुत मुश्किल था। बहुत ही मुश्किल था, बल्कि आजकल तो जो जितना लोगों ने इस फील्ड को खोल दिया है, वो तो इट्स चाइल्ड्स प्ले कंपेयर्ड टू व्हाट जिस वक्त मैं आई थी। क्योंकि हमारे जो महारथी सिंगर्स जो हैं, लता जी, आशा जी, वो फुल फोर्स में गा रहे थे उस वक्त। और मेरे आने के पहले और भी कुछ सिंगर्स थे जो काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुके थे, जैसे कि अनुराधा पौडवाल जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, काफ़ी लोग गा रहे थे और काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश थे। और उन दिनों सबसे बड़ी जो बात है कि हमें मीडिया की कोई हेल्प नहीं मिलती थी जी। मीडिया हाइप जो आज एक गाना किसी कलाकार का पॉपुलर हो जाता है, तो उस एक गाने के बूते पर वो मीडिया उनको हाइप कर करके एक स्टार के लेवल तक पहुंचा देते। और प्री रिलीज पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा। तो हमें मीडिया हेल्प नहीं थी बिल्कुल। हमें जो भी करना था अपने गाने के थ्रू, बल्कि हमारा चेहरा ही पहचानते नहीं थे लोग बहुत सालों तक जी। क्योंकि टीवी का और ज्यादा पब्लिसिटी का उन दिनों चलन नहीं था। जो भी हम, मतलब मैं कहूंगी कि रेडियो ही एक माध्यम था जिसके थ्रू हमारी आवाज लोगों तक पहुंचती थी, और लोग हमारी आवाज पहचानते थे। पहले शक्ल तो कुछ लोग पहचान भी लेते थे, लेकिन ज्यादातर नहीं जी। तो बहुत ही मुश्किल था किसी नई आवाज को एक्सेप्ट करना उन दिनों में, एक नामुमकिन सा एक काम था। मतलब पायल की झनकार फिल्म में कुछ गाया था आपने, और सोलो जो आपका बड़ा फर्स्ट है वो हमारी बहू अलका। पायल की झनकार में मैंने कुछ 3-4 लाइनें गाई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ फुल सॉन्ग जी। एक सिचुएशन थी जहाँ कुछ उनको डांस के स्टेप्स हीरोइन को करने थे, 3-4 लाइनें थी, सेमी क्लासिकल टाइप का गाना था। और उसको मैं कह सकती हूँ, उसको मतलब अगर पूरा गाना नहीं कह सकती हूँ, 2 पंक्तियां 2-3 पूरा गाना तो हमारी बहू अलका। हमारी बहू अलका, इत्तेफाक से फिल्म का नाम भी हमारी बहू अलका था जी। तो वो जो उसके लिए मुझे राजेश रोशन जी ने खास तौर से कलकत्ता खबर भेजकर मुझे वहाँ से बुलवाया था। मैं उन दिनों वहीं थी, स्कूलिंग मेरी चल रही थी, तो मैं चली जाती थी स्कूल अपना अटेंड करती थी, छुट्टियों में बॉम्बे आ जाती थी। मेरे पेरेंट्स ले आते थे मुझे। तो वो गाना उन्होंने खास तौर से बुलाया मुझे कलकत्ता। वो पहला मेरा प्रॉपर फुल सॉन्ग फिल्म का, मैं कह सकती, हिंदी फिल्म का मतलब। तुम रहेंगे अकेले वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ, छोटा सा घर नदिया किनारे, सुबह सवेरे पंछी पुकारे, मची हो सांसों में हलचल हमेशा, जब तो बदन एक होंगे वहाँ, सपनों से सुंदर वो होगा जहाँ। इस गाने को कुछ पहचान मिल पाई थी क्या? नहीं,
ये गाना कुछ ज्यादा लोगों ने ज्यादा मशहूर नहीं हुआ था जी। लेकिन ये है कि इस गाने को जब मैंने रिकॉर्ड किया तो बहुत से लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी वहाँ। जैसे रिकॉर्डिस्ट ने सुनी मेरी आवाज़, उन्होंने, हमारे रिकॉर्डिस्ट उन दिनों थे, ये फेमस स्टूडियो में हुआ था गाना रिकॉर्ड, फेमस स्टारडियो, और वहाँ पर भंसाली बाबा हमारे बहुत पुराने रिकॉर्डिस्ट, बहुत वेटरन, उन्होंने काफ़ी लोगों से जिक्र किया कि बहुत अच्छी आवाज़ है। और भी जिन लोगों ने सुना वहाँ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो क्या है, उस गाने से बहुत से लोगों ने नोटिस किया कि ये वॉइस एक बहुत अच्छी आई है, ऐसे लोगों ने महसूस किया। लेकिन उस पर्टिकुलर गाने को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। जी इनका जी, ये जो दौर था 80s का, 80s शुरू हो रहा था और आपके आने की खबर फैल गई थी, जैसा कि आपने बताया। इससे पहले की बात है क्या, जब आप आई और कल्याण जी भाई से मिली? कल्याण जी भाई से को जब मैं मिलने गई थी पहली बार, तब मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं फ्रॉक पहन के गई थी तो उनको पहले उन्होंने देख के सोचा कि ये बच्ची क्या करने, मतलब कोई यहाँ खेलने आई है, क्या करने आई है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि कोई एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस किया कल्याण जी भाई से, और मेरे पेरेंट्स लेके गए उनके म्यूजिक रूम पर। तो उन्होंने बोला अच्छा गाना सुनाओगी, मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला अच्छा गाओ, गाना सुनाओ। तो मैं खड़ी हो गई और गाने लगी। तो उन्होंने बोला कि खड़े क्यों हो गई, बैठ के सुनाओ। तो मैंने बोला नहीं, मैं बैठ के नहीं गा सकती, मैं खड़े होकर ही मैं गा सकती हूँ। तो वो काफ़ी साल बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली कि वो सोचने लगे कि ये लड़की मतलब कहती है कि मैं खड़े होकर ही गाऊंगी, बैठ के नहीं गाऊंगी। तो बड़े उन्हें वो बात बहुत अम्यूजिंग लगी थी, और वो हंसते थे बाद में याद करके इस बात को। जी। तो उनसे पहले काफ़ी मुलाकातें हुई कल्याण जी भाई से, और उन्होंने काफ़ी गाइड भी किया, उनके साथ कुछ शोज़ भी मैंने किए। लेकिन उनके अंडर जो रिकॉर्डिंग जो मैंने की, वो मैंने काफ़ी आगे जाके की। वो गाना एक्चुअली उस गाने से मेरी पहचान मैं कह सकती हूँ बनी। और वो गाना शायद याद दिला दूं सबको, मेरे अंगने में का गाना है तुम्हारा क्या काम, जो राखी जी पर फिल्माया गया था। जी हाँ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा ये बताइए कि लक्ष्मी जी से मुलाकात हुई थी इसी दौर में, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से भी मुलाकात हुई थी इसी दौर के आसपास। उन्होंने कुछ खास सलाह आपको दी थी, या तो अभी गा लो यार? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्या उन दिनों ये चलन था, मतलब खैर वो चलन तो आज भी है, डबिंग का, कि जब कोई नई आवाज़ आती थी तो वो उस आवाज़ को ट्राई करने के लिए, कि उनकी माइक टेस्टिंग एक तरह से कह सकते हैं, वॉइस टेस्टिंग, कि कोई गाना अगर रिकॉर्ड होने वाला है, कोई बड़ी फिल्म का गाना रिकॉर्ड होने वाला है, और नॉर्मली उन दिनों तो लता जी, आशा जी ही ज़्यादा गाती थी। तो अगर सपोज लता जी इज़ नॉट अवेलेबल, तो वो एक न्यू वॉइस में सिर्फ म्यूज़िक ट्रैक रिकॉर्ड करने के लिए एक डमी वॉइस में गाना रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाद में वो वॉइस का जो ट्रैक है वो लता जी से बाद में गवा, जब वो फ्री, व्हेन शी वाज अवेलेबल। तो ये डबिंग का काम मेरे पहले जो सिंगर्स आई हैं, अनुराधा जी और कविता जी ने भी काफ़ी कुछ डबिंग गाने लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। और फिर कभी क्या होता था कि कोई प्रोड्यूसर जब गाना रिकॉर्ड हो गया, वो अगर उन्हें अच्छा लगा गाना सुनने में, तो बोला कि अच्छा खासा है गाना, लेट्स कीप रिटेन दिस। इस तरह से इनके काफ़ी गाने रह गए, तो इस तरह से इन्हें चांस काफ़ी कुछ मिल गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने मुझे बोला कि आपसे पूछना चाहता था मैं कि अगर कोई गाना डबिंग के लिए गाना हो तो आप गाएंगी, मतलब आपको प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए ये हमारे जो अनुराधा जी और कविता जी ने ये ऐसे डबिंग करते करते ये लोग आज मेन प्लेबैक सिंगर्स बन गई हैं, प्रॉपर सिंगर्स बन गई हैं। आपका भी ये एक अच्छा तरीका है, लोग सुनेंगे आपकी आवाज़। और तो मैंने लक्ष्मी जी से बोला कि नहीं, मैं तो डबिंग के लिए नहीं गाना चाहूँगी, और मैं क्या है, मैं 2 लाइन भी अगर गाऊँगी तो फिर उन 2 लाइन से मुझे अटैचमेंट हो जाएगी, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ हो गई अगर वो लाइन इरेज हो गई। तो बेशक आप मुझे ना गवाएं, अभी जब आप सही समझें तब गवाएं, मैं इंतज़ार करूँगी सालों तक अगर करना पड़ा तो, पर मैं डबिंग के लिए नहीं गाऊँगी। अब मैं जो मैं गाऊँ वो रहना चाहिए, मतलब। तो मुस्कुराए और बोला अच्छा ठीक है। उसके काफ़ी जल्दी ही बाद ही उन्होंने मुझे गाने के लिए बुलाया, और वो भी इस बात को याद करके बहुत हंसते थे, और
कहते थे कि इतनी छोटी सी लड़की थी लेकिन उसका जो दिमाग था, उसको पता था कि आई वांट दिस एंड आई डोंट वांट दिस। शी वाज वेरी श्योर कि मुझे डबिंग के लिए नहीं गाना है, चाहे उसमें मेरा फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। तो एक वो वाकया याद आता है मुझे काफ़ी। जी। लक्ष्मी जी के लिए उसके बाद आपने जो मशहूर दौर में कौन सा गाना पहला गाया? जयलाल जी के काफ़ी मैंने गाने गाए, बल्कि तेजाब से पहले की बात। तेजाब के पहले भी कई गाने मैंने गाए उनके। और एक सही माने में मैं कहूँगी एक जो आवाज़ मेरी, मैं जो उसके पहले जो रिकॉर्डिंग करती थी मैं बहुत नर्म गाती थी। तो एक आवाज़ को क्या कहते हैं ना, एक माइक पर जो फेंकने का की जो टेक्निक है कि आप जो गाएं लफ्ज़ों को मारिए माइक के ऊपर फुल थ्रो के साथ, फुल थ्रो और ओपन थ्रोटेड, फुल थ्रोटेड गाना, वो मैंने लक्ष्मीकांत, क्योंकि उनका बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा होता था। जी। अब बताएंगी कि ये क्या हमारे श्रोताओं के लिए समझना बहुत मुश्किल है? मतलब इंडस्ट्री के लोग तो समझते हैं, आवाज की दुनिया के लोग जानते हैं कि कम थ्रो क्या होता है और फुल थ्रो क्या होता है। आवाज की एक होता है आवाज चुरा के गाना। जी, अंदर ही अंदर गाना। हाँ, मतलब आप अपनी जो फुल कैपेसिटी है आवाज की उसको उभरने नहीं दे रहे हैं। और तो क्या होता है उसमें, अगर आप चुरा के गाएंगे तो एक टाइम के बाद आदत पड़ जाती है वैसे ही गाने की। फिर आप अगर फुल थ्रोटेड गाना भी चाहें तो आप नहीं गा पाएंगे। तो झमाझम गाने नहीं हो सकते। हाँ, वो बिल्कुल जो एक टा करके जो एक आनी चाहिए ना आवाज। और लक्ष्मीकांत प्याला के गाने हमेशा बहुत, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बहुत हैवी होता था तो आवाज पूरी उसके ऊपर उभर के आने के लिए बहुत जोर से वो चाहते थे कि आवाज पूरी तरह से मारो। पहले जो मैं गाने गाया जैसे मैंने, समझ लीजिए लक्ष्मीकांत प्याला का भी गाना, अगर समझ लीजिए 1 2 3 की मिसाल ही ले लेते हैं हम। अब अगर ये गाना मैं गाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये गा रही हूँ वैसे ही उसी सुर में उसमें, लेकिन ये है कि इसमें फोर्स नहीं है, पंच नहीं है आवाज में जी, और ये आवाज चुरा के गा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नरम मत गाओ, पूरा आपकी जो फुल है आवाज वो। तो बोला अब बोलिए हाँ, तो फिर मैंने उस तरह से गाया हाँ। अभी आप इसी आवाज में गाइए। बातचीत के जरिए हमने विविध भारती परिवार की ओर से अलका जी को ढेर सारी बधाइयां दी और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं अलका याग्निक के सुनहरे सफर के लिए। तो इसी बात के साथ अब विविधा का ये अंक हम खत्म करने जा रहे हैं। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं हर्षवर्धन गवई। तो अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत यूनुस खान और ममता सिंह को। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।